सही है ना, चैप्टर नंबर 8 है। ओके, देखो तो हमने अब तक क्या पढ़ा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स पढ़ लिया है ना। कौन से टाइप के वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या फ़र्क है? हाँ, जो पार्टिकल्स है दे विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, तो ये कौन सा वेव हो गया, ट्रांसवर्स। अगर पार्टिकल वेव के डायरेक्शन में पैरेलल वाइब्रेट करे तो लॉन्जिट्यूडनल। साउंड कौन से कैटेगरी में आता है, लॉन्जिट्यूडनल कैटेगरी। अब ये सारे वेव्स है, वेव का ट्रांसवर्स वेव है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिखता है, पार्टिकल इस तरह से डिस्प्लेस करता है ना, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव के केस में प्रेशर या डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरह से ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो प्रेशर डायग्राम बनाएंगे और ट्रांसवर्स वेव है तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और ये डायग्राम ऐसा कुछ तो दिखता है, इसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन से लिख सकते हैं। सो देयर इज अ फंक्शन ऑफ x, t, so we can represent your y displacement of wave as function of x, t, where x is your position and t is the time. So you can write wave as a mathematical equation. ठीक है, अलग अलग फॉर्म में हम इसके इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इस फॉर्मेट, ये एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन है जिसके फॉर्म में हम प्रोग्रेसिव वेव्स को लिख सकते हैं। ठीक है, भले वो ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्जिट्यूडनल वेव हो, उनको इन फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, साइन या कॉस के फंक्शन के फॉर्म में। ये जो है ये कुछ कांस्टेंट नंबर्स है। ओमेगा जो है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड फेज, इनिशियल फेज। दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड इनिशियल फेज। दिस कांस्टेंट ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं हम इसको। एंड दिस के इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इनके लिए भी फॉर्मूला है, एंगुलर वेलोसिटी इज 2 बाई टाइम पीरियड, इसके लिए फॉर्मूला है 2 बाई वेव लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है। x जो है ये पोजीशन है, t जो है ये टाइम है। तो वेव मेरा x डायरेक्शन में चल रहा है, टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा मेरा वेव आगे जा रहा है, तो ये टाइम के साथ वेरिएशन बता रहा है, ये पोजीशन के साथ वेरिएशन बता रहा है, और यहाँ पर y क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। तो ये हमारा वेव का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ये जनरल इक्वेशन है। साइन की जगह कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में साइन यूज़ किया है। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो यूज़ कॉस फंक्शन, ए कॉस। इसमें ए क्या है, दिस ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये जो पूरा टर्म है के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट या फेज। आर्ग्यूमेंट ये मैथ्स वाला वर्ड है, फेज ये फिजिक्स वाला वर्ड है। फिजिक्स में हम इसको बोलेंगे फेज, ये फेज है। और मैथमेटिक्स में साइन के ब्रैकेट में जो भी होता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन, तो वो आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, सो दिस टर्म इज आर्ग्यूमेंट और फेज। एम्पलीट्यूड हो गया, यस, बाकी सारी चीज़ें हो गई। ये लिख लो, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है आपके वेव का। ये देखो, ये अपना वेव का इक्वेशन कैसा है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने आपको क्या बोला, साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस भी बदल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी लिख सकते हो साइन, और इधर ए, ये हो गया आपका वाई इक्वल टू। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ये समझो। दिस वेव ट्रैवल्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस वेव ट्रैवल्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ़र्क क्या है, ये वेव इस तरफ जा रही है, अगर ये मेरी एक्स डायरेक्शन है तो ये वाली वेव क्या आ जाएगी, अपोजिट में। ठीक है, ये साइन चेंज करने से क्या चेंज होता है, वेव का डायरेक्शन चेंज होता है।
ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही वेव का इक्वेशन है, सेम वेव का इक्वेशन ये और ये है, एक एक्स डायरेक्शन में जाने वाला। और इसका सिमिलर इक्वेशन कौन सा हो सकता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्मेट में सेम वेव के इक्वेशन को लिख सकते हो, है ना, ये एक अच्छी बात है। एक और फॉर्मेट होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे ही बता देता हूँ। तो किसी वेव का इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मेट में, आई ओमेगा टी फॉर्मेट में, ठीक है। ये इमेजिनरी फॉर्मेट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर सीखोगे, है ना, मैथ्स में सीख लिया। तो अभी सीखा है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मेट अभी आपको नहीं है वेव का। तो वेव के इक्वेशंस को आप अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हो। ये हो गए कुछ फंक्शंस। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव में दो है, ट्रांसवर्स है और लॉन्जिट्यूडनल है। ट्रांसवर्स वेव के लिए जो स्पीड का फॉर्मूला है फॉर ट्रांसवर्स वेव, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। ये कौन सी वेव है, एक स्ट्रिंग है, रस्सी के अंदर क्या है, वेव चल रही है। तो उस वेव का वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, ठीक है। व्हाट इज वी, वेलोसिटी किसका, ट्रांसवर्स वेव का। व्हाट इज टी, टेंशन किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। गिटार स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टाइट करो, वेव का वेलोसिटी चेंज होता है। गिटार स्ट्रिंग का टेंशन ले लो, किसी भी स्ट्रिंग का टेंशन ले लो, टी। व्हाट इज एम, एम इज मास पर यूनिट लेंथ, टी इज टेंशन। ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, क्यों नहीं है, वो इस वाले मैथमेटिकल इक्वेशन से आता है। इसका एक और बड़ा इक्वेशन है, उससे आता है। तो हम लोग इसको प्रूफ नहीं करने वाले, एज इट इज यूज कर रहे हैं। टी इज टेंशन इन स्ट्रिंग and m is mass per unit length of the string। ये स्ट्रिंग के अंदर से जाने वाला ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी ये इतना। सुनो, अभी देखो अलग अलग वेव्स है, अलग अलग वेव्स का वेलोसिटी अलग होता है ना। अब यहाँ पर हमारे पास साउंड का वेलोसिटी दिया। साउंड कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल। तो ये फॉर्मूला साउंड के लिए चलेगा क्या, नहीं, ये सिर्फ दे रखा है आपको बस ऐसे ही, ठीक है। 12th में यूज़ करेंगे उसको। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। आपके पास देखो डेटा दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 146। डेटा क्या दिया देखो, एयर के अंदर साउंड का स्पीड कितना है, 331 मीटर पर सेकेंड से 343 मीटर पर सेकेंड। तो 330 से 340 के आसपास इतना स्पीड है, ओके। हीलियम के अंदर 965 मीटर पर सेकेंड है और हाइड्रोजन के अंदर 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड का स्पीड कितना है, 1284 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत दूर जा रहा है एक सेकेंड में, है ना। सो साउंड का स्पीड ज़्यादा है, बट इनफाइनाइट है क्या, नहीं, इट इज़ फाइनाइट, ओके। नेक्स्ट है लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर 1.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, 1402। पानी के अंदर अगर रूम टेम्परेचर पे आओगे 20 डिग्री सेल्सियस पे तो 1482 है। सी वाटर, समंदर के अंदर पानी का साउंड का स्पीड ज़्यादा है, 1522। सो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। साउंड एक सेकेंड में कितना जा रहा है, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। एयर के अंदर कितना जाता है, 340 मीटर पर सेकेंड। सो 0.3 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। और हमारा जो फास्टेस्ट जेट प्लेन है उसका स्पीड 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है। हाँ, हमारे पास जो अभी रिसेंट जो अग्नि बाण बनाया, अग्नि मिसाइल बनाया है लेटेस्ट वाला, उसका भी स्पीड कुछ तो 10 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है। सो 10 टाइम्स 0.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सो कितना हो गया, 3 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा, है ना। सो इट इज़ मोर देन 3 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 किलोमीटर, सोचो, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ओके। सो उस स्पीड को, साउंड के स्पीड के मल्टीपल को बोलते हैं हम लोग मैक नंबर। इफ़ द स्पीड इज़ 10 मैक, मतलब 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड इज़ 10 मैक, अगर हमने स्पीड बोला किसी व्हीकल का 10 मैक है, सो इट इज़ 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, है ना।
तो हमारे पास ऐसे भी प्लेन्स हैं जो साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट जा सकते हैं, है ना, और उसी से जो सोनिक बूम वगैरह क्रिएट होगा। सुना है कि सोनिक बूम वगैरह कंसेप्ट? नहीं, देखेंगे आगे के लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो अब इसके बारे में साउंड का न्यूटन ने स्टडी किया था बहुत सारा, और फिर उन्होंने सोचा कि जो साउंड है उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं, है ना। तो न्यूटन ने क्या किया, साउंड के वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी मॉड्यूलस एंड डेंसिटी. It is inversely proportional to square root of density, directly proportional to square root of modulus of elasticity. What is E? It is modulus of elasticity. याद करो, मैंने इलास्टिसिटी वगैरह कुछ पढ़ा है क्या? तो कौन से मॉड्यूलस होते हैं? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड सो ऑन, है ना। इस केस में न्यूटन ने अज्यूम किया, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला, हेडिंग दे दो, Newton's formula for speed of sound. ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जो साउंड का स्पीड है वो क्या है, थ्रू हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड सो ऑन। उन्होंने बोला कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ मीडियम एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड इट इज़ रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि इसमें वैल्यूज डाले। सो व्हाट ही अज्यूम्ड, अजम्पशन क्या था, अज्यूमिंग साउंड प्रोपोगेशन टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या है ये पहले मैं समझा देता हूँ आपको। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स हुआ है क्या? अच्छा, फिजिक्स में हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर कोई साउंड एयर के थ्रू जा रहा है तो एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब लॉजिक से सोचो, मैं बात कर रहा हूँ, इस रूम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि मेरे बोलने से? नहीं। हम सब बात करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं। तो साउंड से रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सो आइसोथर्मल, आइसो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस। सो न्यूटन अज्यूम दिस कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो प्रोसेस कौन सा? आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में E का वैल्यू उन्होंने लिया P विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस को उन्होंने क्या ले लिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये उन्होंने अजम्पशन, ये सारे अजम्पशंस ही है, अजम्पशंस करके उन्होंने चेक किया कि क्या आ रहा है रिजल्ट। तो ये यहाँ डाल दिया, तो वेलोसिटी कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ P बाई रो। P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुंबई में कितना होता है? इट इज़ 1.013 इंटू 10⁻⁻⁵ पास्कल। और डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है वो गूगल करना पड़ेगा, तो अपन अपने बुक में देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ एयर दिया है 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है? 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये यहाँ डाल दो 1.293 और इसको कैलकुलेट करो 10⁻⁵ पास्कल और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से। आपके टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने प्रेशर जो है ना इसको भी कैलकुलेट किया है एच रो जी से। मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने प्रेशर का वैल्यू दिया है। डू द कैलकुलेशन। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के मिस्टेक निकाल लो, बहुत है ना। टेक्स्ट बुक में ही इतने मिस्टेक है तो वही ढूंढ लो, बहुत है। चलो, तो क्या दिख रहा है? न्यूटन का फॉर्मूला से वेलोसिटी आ रहा है, न्यूटन के फॉर्मूला से वेलोसिटी कितना आ रहा है? 280 मीटर पर सेकेंड के आसपास। एक्चुअल वेलोसिटी जो एक्सपेरिमेंट से मेजर किया वो 330 मीटर पर सेकेंड आता है अगर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रूम टेम्परेचर पे 340 के आसपास आता है। 330 340 किधर, 280 किधर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब न्यूटन के फॉर्मूला में क्या है? गड़बड़ है। मतलब न्यूटन के अजम्पशन में गड़बड़ है। उसके फॉर्मूला में गड़बड़ है, मतलब कहाँ गड़बड़ है? अजम्पशन में। ये गलती किसने ढूंढ के निकाला? उसके बाद जो मैथमेटिशियन प्लस फिजिसिस्ट
नाम का एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है उनका, लैपलास। तो लैपलास ने इसकी गलती निकाली न्यूटन की। सो ही वॉज अ मैथमेटिशियन, लैपलास करेक्शन, उन्होंने न्यूटन के फॉर्मूला में करेक्शन किया। Laplace assumed that sound, compression and rarefaction in sound occur rapidly. Hence it is an adiabatic process where there is no exchange of heat। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है वो पहले समझो। ऐसा प्रोसेस जो सडन है, झटके से होता है या बहुत तेज़ी से होता है, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट है वो एक्सचेंज होने के लिए टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज। तो यहाँ पर उन्होंने क्या असम्पशन किया कि जो कॉम्प्रेशन है और रेयरफैक्शन है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। कॉम्प्रेशन होगा तो टेम्परेचर बढ़ता है, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर घटता है, बट ये टेम्परेचर बढ़ना और घटना इतना तेज़ी से हो रहा है कि हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम नहीं है। सो एवरेज टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स सेम। इसलिए एयर का टेम्परेचर साउंड की वजह से चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। धीरे धीरे होता तो क्या हो जाता, चेंज जो है टेम्परेचर में आ जाता, साउंड के एयर के टेम्परेचर में चेंज आता साउंड की वजह से। बट ये तेज़ी से हो रहा है तो हीट डिसिपेट होने के लिए टाइम नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर इलास्टिसिटी मॉड्यूलस वाज assumed to be equal to gamma p, where gamma is ratio of specific heat। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप 12th में सीखोगे, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, है ना। कुछ चीज़ें आप 12th में सीखने वाले हो, इनके बड़े बड़े डेरिवेशन है, तो वो हम लोग यहाँ नहीं कर रहे। सो देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ गैमा पी बाई रो। फॉर एयर गैमा का वैल्यू होता है 1.41। एयर के लिए गैमा जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.41। अगर वो यहाँ डाल दोगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा 1.41। पी कितना है 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1.293। ये करो कैलकुलेशन, मुझे बताओ ये सब तो सेम है तो आंसर 2.8 आना ही है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है। सो ये इसका 1 स्क्वायर रूट में 1.41 इंटू वो आंसर आना था 280 पहले वाला, बाकी तो सेम ही है ना, तो वो डबल मत कैलकुलेट करो, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट ऑफ 1.41 से। ये करो मल्टीप्लिकेशन, रूट ऑफ 1.41 निकालो कितना आ रहा है, रूट ऑफ 1.41 निकालो कितना आ रहा है 1.187 इंटू 280 करो, इंटू 280 करो 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 जल्दी। 1.187 इंटू 280 332.3 मीटर पर सेकेंड। 332 आया, वही तो स्पीड है साउंड का एयर के अंदर। साउंड का एयर के अंदर स्पीड कितना है 332, उतना ही आ गया। लैपलास ने भी उतना ही निकाला 332.3 मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स वाई दिस फॉर्मूला इज नाउ करेक्ट। तो न्यूटन का ही फॉर्मूला में गलती पूरी नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी, वो इसलिए लैपलास करेक्शन बोलते हैं, लैपलास फॉर्मूला नहीं बोलते, क्योंकि न्यूटन का फॉर्मूला उठाया
उसमें जो गलती थी उसको सुधारा, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैप्लास करेक्शन। एग्जाम्पल 8.2 सिंपल है, घर पे करो। तो अब करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है दोनों में से? दोनों तीनों में से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? ये। तो आगे हर जगह हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये। याद रखो, वो नहीं लगाना, वो तो बस थियरी है। करेक्ट फॉर्मूला ये है, ये हर जगह लगाएंगे। व्हाट इज गैमा? गैमा क्या है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये गैस पे डिपेंड करता है कौन सा गैस है ना। एयर के लिए इट इज 1.41। व्हाट इज पी? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस जगह पे कितना है। व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि एयर में से हम लोग स्टडी कर रहे हैं साउंड का प्रोपोगेशन। क्या हो गया? हो गया? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं तुमको। अब ध्यान दो, ये साउंड का वेलोसिटी जो है, यहाँ देखो, साउंड का जो वेलोसिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमें देखना है यहाँ पर। अब क्या देखेंगे? ऑन व्हाट फैक्टर्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड। तो पहला हम लोग चेक करेंगे प्रेशर, दूसरा चेक करेंगे टेम्परेचर, और तीसरा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर, है ना। डेंसिटी नहीं, सॉरी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, तीन फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी चेक करेंगे, मतलब फॉर्मूला बनाएंगे उसका। तो यहीं से शुरू करेंगे, इसी फॉर्मूला को लेके। हेडिंग दे दो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हेडिंग दे दो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है? है ना। अब बातें नहीं, ध्यान दो यहाँ पर बॉयज। बातें नहीं बोला ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? गैमा पी बाय रो। व्हाट इज गैमा? लास्ट बेंच। व्हाट इज गैमा? लास्ट बेंच के तीनों बंदे। व्हाट इज गैमा? फजल, गैमा क्या है? कैपिटल पी क्या है? हाँ, प्रेशर। एंड रो क्या है? रो क्या है? सुयश, रो का है? डेंसिटी किसका? मीडियम का, है ना। हमारे केस में हम लोग एयर ले रहे हैं, तो एयर का डेंसिटी। सो गैमा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, पी इज प्रेशर ऑफ मीडियम, एयर ही है अपने केस में, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ एयर। अब हमें अज्यूमिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? ये भी केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। ये सुना है क्या कभी इक्वेशन? आप लोगों ने ये इक्वेशन कभी सुना है क्या ज़िंदगी में? हाँ या नहीं? नहीं सुना? तो मैं अभी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, मेरे पास एक पिचकारी है जिसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर, इसके अंदर है गैस। क्या है? कोई भी एयर ले लो, कोई भी हवा भर दो इसके अंदर। अब लिसन, इसका वॉल्यूम कितना है? V। अगर मैंने इसको प्रेस किया तो वॉल्यूम क्या होगा? इसको ऊपर से दबाया, वॉल्यूम घट जाएगा। इसका प्रेशर P है, प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर
इसको खींचोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। किसका लॉ ये? बॉयल्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है ना? बॉयलर लॉ नहीं है, बॉयल्स लॉ है। इधर भी खाना ही देखते हैं तुम लोग, क्या है? ठीक है। दूसरा एक और लॉ, अगर इस कंटेनर के अंदर लेट अस से ये प्रेशर कुकर है, लेट अस से ये क्या है? कुकर है अपना, प्रेशर कुकर, कोई भी ब्रांड का ले लो। इसको यहाँ से गर्म किया, यहाँ से हीट दिया, हीट देने पे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होने पे अंदर का प्रेशर क्या होता है? तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये कौन सा रिलेशन है? तो P, इसको इधर ले लो, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, ये इधर क्या हो गया? P/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो PV/T इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस कॉन्स्टेंट को लिखते हैं हम लोग R। सो PV/T इज इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस के लिए NR, ये कॉन्स्टेंट है पूरा, राइट साइड वाला कॉन्स्टेंट। सो PV इक्वल टू क्या हो गया? ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अगर कोई गैस आइडियल है तो वो इस तरह इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, है ना? ये लॉजिक तो समझ में आ रहा है? तो इस लॉजिक में से ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनता है ना? सिंपल है। चलो, तो याद क्या रखोगे? आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू nRT। व्हाट इज P? व्हाट इज P? व्हाट इज V? फटका मारो खुद को। V क्या है? वॉल्यूम। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है रे? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये तो पता ही नहीं है, ठीक है, उसको बाजू में रखता है। व्हाट इज R? गैस कांस्टेंट। व्हाट इज R? ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। कैपिटल T टेम्परेचर। ओके, नंबर ऑफ मोल्स क्या है वो समझते हैं। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो उस गैस के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है तो उसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे? ठीक है, तो ये मोल हमें बताता क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये बताता है मोल, है ना। 1 मोल में हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, भले वो गैस हो, लिक्विड हो या कुछ और हो, है ना। कोई सॉल्यूशन भी होगा 1 मोलर सॉल्यूशन, तो उसमें भी इतने ही मोल्स ऑफ आपका सोल्यूट होता है, ठीक है। वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उस सॉल्यूशन में नहीं घुसेंगे, ये याद रखो। 1 मोल मतलब कितना? इतने। इस नंबर को कौन सा नंबर बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने ये दिया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी गैस को का 22.2 लीटर आप गैस ले लेते हो तो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे और वो 1 मोल होता है ना। किसी भी गैस को 22.2 लीटर का वॉल्यूम ले लोगे तो उसमें इतने एटम्स होंगे ही होंगे, है ना। तो देखो हम एटम्स काउंट कर पा रहे हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स काउंट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। केमिस्ट्री का पार्ट है तो ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं घुसते। एन इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्लियर है? हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी को 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो मास से, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स से, है ना। नंबर ऑफ मोल्स हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताते कितने ज़्यादा है उसमें, है ना। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, PV इक्वल टू nRT। तो ये इक्वेशन, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कैपिटल V इज वॉल्यूम, स्मॉल v इज वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? स्मॉल v वेलोसिटी, कैपिटल V वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ डालते हैं। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो यहाँ है नहीं, पहले इसको डालते हैं यहाँ पर। सो क्या आ रहा है? वेलोसिटी v यूजिंग रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा? ये, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में डालते हैं तो v कितना हो रहा है? अंडर रूट ऑफ गैमा, r नहीं है वो गधो, गैमा है। p डेंसिटी कितना है? मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। सो अंडर रूट में गैमा PV अपॉन m। ये P कैपिटल है, V कैपिटल है, इधर वाला V स्मॉल है,
डिस्टिंग्विश करता आ रहा है ना, ये स्मॉल ये कैपिटल है। पी वी इक्वल टू कितना, इक्वेशन नंबर 2 को डालेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। सो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 को 2 को 3 में डालेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। सो वेलोसिटी v कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ गैमा बाय कैपिटल M एन आर कैपिटल T। ठीक है, नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। गैमा क्या है, कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ गैस। इस रूम के अंदर गैस का मास कांस्टेंट है, मैं बातें करूँ तो मास ऑफ गैस चेंज नहीं होता है। r तो कांस्टेंट है, ये n भी नंबर ऑफ मोल्स है इस रूम के अंदर, जितने मॉलिक्यूल्स है वो भी कांस्टेंट है। t टेम्परेचर है जो चेंज हो सकता है, बट इफ टेम्परेचर t इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर P ऑफ गैस। सही बात है, गैस के प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें P नहीं आ रहा है फाइनल इक्वेशन में, और बाकी सारे कांस्टेंट है, सिर्फ T जो है वो वेरिएबल है, और अगर वो भी कांस्टेंट रहे तो फिर वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ये क्लियर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब मुंबई में मैं बातें करूँ तो मेरे साउंड का वेलोसिटी उतना ही है, नासिक 400 मीटर हाइट पे, यहाँ पर प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेयर का, फिर भी यहाँ पर भी साउंड का वेलोसिटी उतना ही है। क्लियर है, हम लोग कितना ऊंचाई पे, 400 मीटर, सी लेवल से हम लोग 400 मीटर ऊंचाई पे है नासिक, है ना। अगर हिमाचल प्रदेश में चले जाए तो और ज़्यादा ऊपर, 1000 मीटर के ऊपर है वो, है ना। ठंडी है क्योंकि हाइट ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर का ऊपर वाला लेयर आता है वहाँ पर, है ना। सो दैट्स वाई वहाँ पर ठंडा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ता, सनलाइट उतना ही पड़ता है जितना अपने इधर पड़ता है ना, फिर भी वहाँ ठंडा है बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूड। हाँ, अरे लिखो, जाए कहाँ जाए। सबको एक दिन जाना है, अभी क्यों जल्दी कर रहे हो।